आज के इस वीडियो में 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट सभी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो आंसर होगा गुजरात हाईकोर्ट। तो अभी गुजरात हाईकोर्ट सभी कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव कर दिया इसने, और ऐसा करने वाला ये पहला हाईकोर्ट बन गया हमारे देश का। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या रहा इसका? आम जनता अदालती कार्यवाही को देख सके, इसीलिए इसने ऐसा किया। अच्छा, वैसे गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? S.J. मुखोपाध्याय। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली ई लोक अदालत ये कहां पे शुरू हुई थी, तो आंसर क्या करोगे? छत्तीसगढ़ में। जबकि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश आंसर करना। और अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम भी बदल दिया गया, और बदल के क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट हो गया। वैसे भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हैं। 25वां बना था अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का है। चलिए आप तो ये बताइए, हाईकोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम क्या है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट की थी ये। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही थी, लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज का नाम क्या है? फातिमा बीबी है। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कोई भी नहीं थी, मतलब पहली महिला चीफ जस्टिस कोई भी नहीं रही अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर प्रश्न ऐसे आएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम बताइए। हीरा लाल जे कानिया नाम है। वर्तमान में कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एन.वी. रमन्ना है, 48 नंबर के हैं। और वैसे तेलंगाना में अभी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, उनका नाम क्या है? हिमा कोहली है। देखो याद रखना है, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर होती है। और अभी आपको याद होगा मार्था कूम के बारे में। चलिए ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आपको बताना है मार्था कूम ये अभी किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा बाला देवी को। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड प्लेयर हैं ये बाला देवी, जिन्हें अभी वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और बाला देवी तीसरी बार ये सम्मान जीता है इन्होंने। इससे पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 साल इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया था। तो याद रखना, वुमेन्स AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता किसने? बाला देवी ने। जबकि मेंस AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता किसने? संदेश जिंगन ने। इनके अलावा युवा खिलाड़ी मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम का नाम याद रखना है। इन्होंने AIFF इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का इनाम जीता है। और इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार तेजस नागवेनकर को मिला है, जबकि सुमंत दत्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी चुना गया। तो ये 4 नाम मैंने आपको बताया, 4-5 नाम इनको याद रखना।
चलिए आप तो ये बता दीजिए, बाईचिंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? नामची, सिक्किम में। और AIFF मतलब बताया मैंने आपको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। और फुटबॉल से 3 कप आप याद रख लो, 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है। सबसे बड़ा कप होता है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 2023 में होगा कतर, दोहा में। एक यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है। उसके अलावा आपको याद होगा महिला एशिया कप 2022 में होंगे कहाँ पे? ये होंगे मुंबई और पुणे में। अभी एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो आप बता दोगे, कल ही पढ़ा था हमने, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिवाजी बनर्जी को। और फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और कप मैंने आपको बताए थे, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो, जैसे कि रोवर्स कप, मर्डेगा कप, डूरंड कप, सुब्रोतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, एक संतोष ट्रॉफी। तो ये वो नाम मैंने आपको बताया जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और इनका सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्हें आप जानते हो ये हमारे वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्हीं को अभी राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल तो आप जानते होंगे, अभी सदन के नेता इनको बना दिया गया था। और पीयूष गोयल ने किसका स्थान लिया था? थावर चंद गहलोत का, जो अब कर्नाटक के गवर्नर बन चुके हैं। देखो, राज्यसभा की बात हुई है ना, राज्यसभा जिसे आप अपर हाउस कहते हो। चलिए बताइए, इसका उल्लेख आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर 80। और यहां से आप याद रखते हो स र ला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो किसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, कैसे याद रखोगे? 79, 80 और 81। संसद का पूछेंगे तो 79 में, राज्यसभा का पूछोगे 80 में, और लोकसभा का पूछोगे तो 81 में। वैसे राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और बताइए, राज्यसभा के सभापति का नाम क्या है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही तो होते हैं, ये एम वेंकैया नायडू जी हैं जो वर्तमान में। और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल का। लेकिन याद रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वे एक स्थायी सदन है। लोकसभा इसे बोलते हैं लोअर हाउस। चलिए आप तो सिंपल सा प्रश्न बताइए, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और पहले स्पीकर के बारे में पूछा जाएगा तो जीवी मावलकर हैं। और सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको मिलेगी किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में तो 80 और राज्यसभा में 31। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, अभी एक और मंत्रालय इनको दिया गया, कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। और आप जानते होंगे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया, और एक नया बना दिया, क्या? संसद टीवी। और इसके पहले CEO बन गए रवि कपूर। अच्छा, ये जो संसद टी है, किस समिति की सिफारिश पे इसको बनाया गया? तो वो भी आप ध्यान रख लो, सूर्य प्रकाश समिति। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो इनसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया। और इसके लिए पिंक कलर के व्हीकल भी शुरू किए गए। अच्छा, पिंक से आपको याद होगा, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को टीका बिना परेशानी लग सके उसके लिए पिंक बूथ शुरू किए थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ तो बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और आपको बता दूं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपको कहाँ मिलेगा? तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। अभी आपको याद होगा, केरल सरकार ने ही मथुरु कवचम अभियान शुरू किया था। सिल्वर लाइन परियोजना ये केरल में ही शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच में यात्रा के समय को कम करना। कैसे? एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें, जो कि कसारगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 530 किलोमीटर। 2025 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। उसके अलावा नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी टॉप पे था केरल, लास्ट में बिहार था। उसके अलावा केरल सरकार ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था, और स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी अभी।
और केरल की नई हेल्थ मिनिस्टर बन गई, क्या नाम है? तो आंसर होगा वीना जॉर्ज। वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी केरल ने ही। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया गया। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल के कोझिकोड में। और दो आपको यहां से क्लासिकल डांस याद रखने हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पेड्रो कैस्टिलो। ये पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए। बाकी निकोल पाशियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने थे। इसाक हरजोग इजराइल के प्रेसिडेंट बने थे। और नेफ्टाली बेनेट अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। देखो, पेरू की बात है तो ये रहा मैप में पेरू। इसकी कैपिटल लीमा है। पेरू की करेंसी है सोल। और नए राष्ट्रपति बन गए पेड्रो कैस्टिलो। आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आटाकामा मरुस्थल ये कहां पर है? तो पेरू में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ये। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची नौका विहार झील, मतलब बोटिंग के लिए सबसे ऊंची झील, ये कौन सी और कहां पर है? तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर मिलेगी आपको, टीटीकाका झील। और यहाँ पे एक जानवर भी पाया जाता है जिसका नाम है लामा। लामा आपने नाम सुना होगा साइंस में, कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एक तो ऊंट में और एक लामा में। तो ये वही लामा है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के द्वारा किन दो इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा स्नेह कुंज ट्रस्ट और अधीमलाई पझंगू डिजेनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों को। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखना कि ये जो इक्वेटर प्राइज 2021 है ये 2 साल में एक बार दिया जाता है। और देता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और क्यों दिया जाता है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार 10 विजेता थे, जिनमें से 2 भारतीय हैं। एक तो अधिमलाई कंपनी जो कि तमिलनाडु की है, और स्नेह कुंज ट्रस्ट जो कि कर्नाटक का है। बाकी देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है अकिम स्टेनर। ये एक इंडेक्स भी जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा था। अच्छा बताइए, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। देखो, कुछ नाम मैं आपको बताऊं, जैसे कि विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसने जीता? एग्जाम में पूछ लिया मान लो, तो क्या आंसर करोगे? शकुंतला थिल्स्टेड ने। जबकि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसने जीता था? रुमाना सिन्हा सहगल ने। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, नेल्सन मंडेला दिवस हमने अभी कब मनाया था? एक मोहम्मद यूनुस का नाम भी ध्यान रखना, अभी पढ़ा था हमने। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वैदेही डोंगरी ने। तो मिशिगन की है ये वैदेही डोंगरी, और इन्हीं को भी 2021 में मिस इंडिया USA का ताज पहनाया गया है। जबकि जॉर्जिया की अर्शी लालानी ये दूसरे स्थान पे रही है। उसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो वैदेही है, इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का शानदार प्रदर्शन भी किया था, जिसके लिए उन्हें मिस टैलेंटेड का पुरस्कार भी मिला है। बाकी देखो, एंड्रिया मेजा का नाम आपने सुना होगा, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, जो कि मैक्सिको से है। और मानसी वाराणसी मिस इंडिया 2020 का खिताब इन्होंने जीता था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरानी सरकार ने घटती जन्म दर से निपटने के लिए एक सरकारी रेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका नाम है हमदम। और पॉपुलेशन से आपको याद होगा, अभी चाइना ने भी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम आपको मिलेगी सिक्किम में। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है तोमान। और अभी ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रहा? सीमॉर्ग नाम है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पूछेंगे तो उसका नाम फुगाकू है, जो कि है जापान का। बढ़ते आगे। बाकी अगर आपसे पूछा जाए हेती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो एरियल हेनरी ने ली है। मतलब एरियल हेनरी या हेती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हेती ये देश अभी न्यूज में था, आपको याद होगा। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जोवेनेल मोर्से, तो उनके घर में कुछ बदमाशों ने घुस करके उनको गोली मार दी थी। वही है ये हेती।
मैप में देखिए आप, ये रहा मैप में हैती, कैपिटल इसकी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, करेंसी है हैतियन गोर्दे। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में केरल का पहला बुक विलेज ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा कोल्लम में। तो कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तो गांव में एक पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है जिसका नाम है बापूजी संपर्क ग्रैंडशाला, और उसी ने गांव में अलग अलग जगह पर बुक शेल्फ या उसे आप बुक नेस्ट कह दीजिए ये लगाए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहां से किताब लेकर के पढ़ सकता है, पढ़ करके वापस उसको आराम से रख सकता है। और ये जो पुस्तकालय है ये घरों में भी बुकों को पहुंचाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है, केरल का पहला बुक विलेज ये कहां पे खुला है? तो केरल के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव में। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो अभी 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? वोवेन गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का। उसके अलावा 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य यह है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन अगर पूछा जाए कि 100% हर घर जल वाला पहला राज्य, तो गोवा आंसर होगा। उसी तरह से रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी गोवा ही है। अच्छा बताइए, देश में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती की जाएगी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग वाला भारत का पहला राज्य भी आपका कौन सा है? राजस्थान है। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो भी राजस्थान ही है। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया उस योजना को? तो आंसर होगा 2025 तक। तो अभी भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऋण की सुविधा के लिए इसको शुरू किया गया था। जिसमें क्या होता है, जो महिलाएं हो गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, जो कि विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार क्षेत्र हैं, तो वहां पे उन्हें एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बैंक लोन देता है। तो ये याद रखना सिंपल सा, स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कर दिया गया 2025 तक। 2025 से क्या लिंक कर पा रहे हो कि टीबी खत्म होने का लक्ष्य है 2025, और उसी तरह से भारत में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है कब का? 2030 का। और रेलवे ने कहा है कि वो 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा, ये उसका लक्ष्य है। और अभी 2024 तक वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। और 2023 में ही भारत G20 समिट को होस्ट करेगा, और आईसीसी वर्ल्ड कप ये जो होंगे 2023 में, वो होंगे भारत में ही। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो आपको याद होगा एक सीरियल आता था बालिका वधू नाम से, और उसी से प्रेरित होकर के बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया है गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। तो इसमें 10 से 21 साल की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा, और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि अभी से ही कम उम्र की युवतियों को सशक्त बनाना, मतलब उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना। तो इसमें वो महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का काम करेंगी। अच्छा, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है ये बता दो आप। तो अहमदाबाद। भारत के पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं, अहमदाबाद और जयपुर। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया है, इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो आंसर होगा पंकज मित्तल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम यूज करते हैं, तो वहां पे प्लीज इस वीडियो की लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।